हेलो बच्चों लोग, आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो तुमने पढ़ लिया, तुमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो तीसरा चैप्टर है ना, थ्योरी ऑफ डिमांड, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो लेक्चर्स को मैंने क्या किया, शॉर्ट बनाए हैं सो दैट एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ पाओ। ऑलराइट, तो आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। चलो बच्चों, देखते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड क्या कहती है। तुम देखो, तुमको ये तो पता होगा, डिमांड का मतलब होता है मांग। मतलब जो चीज़ तुमको चाहिए होती है वो चीज़ तुम बाज़ार से मांगते हो, यानी बाज़ार को कहते हो कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, है ना। तो जिस हिसाब से तुम डिमांड करते हो, जिस हिसाब से तुम मांग अपनी रखते हो, वो किन बातों पे डिपेंड करती है। तो तुम्हारे पास पैसे कितने हैं, है ना, और उस समय बाज़ार में उस वस्तु का मूल्य क्या है, यानी उस चीज़ की प्राइस क्या है। आमतौर पर हम क्या देखते हैं कि जब प्राइस कम होती है तो हम कहते हैं यार एक पीस और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जब प्राइस ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं नहीं यार महंगा है, अभी नहीं खरीदेंगे। अपनी बाइंग डिसीजन को आप क्या करते हो, एक्सटेंड कर देते हो, बाद में खरीदेंगे। तो हर बार की तरह मैं इस बार भी तुम्हारे लिए टेक्स्ट के फॉर्म में लेके आया हूँ थ्योरी ऑफ डिमांड को। उस तरीके से तुमको समझाने की कोशिश करूँगा। एक एक पॉइंट तुम्हारे सामने आएगा और फिर तुम उसको समझोगे। तो थ्योरी ऑफ डिमांड देखो, सबसे पहला हमने क्या लिया, डेफिनेशन लिया, है ना। सबसे पहले हमने क्या लिया बच्चों, डेफिनेशन लिया। और डेफिनेशन में क्या है, सबसे पहले हमारा डेफिनेशन है, और डेफिनेशन है डिमांड इज द नंबर ऑफ गुड्स और कमोडिटीज विच ए कंज्यूमर इज बोथ विलिंग एंड एबल टू बाय। बोथ, ध्यान से देखना है, विलिंग एंड एबल टू बाय, विलिंग एंड एबल टू बाय। अब ये जो टर्म है ना विलिंग, इस टर्म विलिंग का क्या मतलब है, ये जो टर्म है विलिंग, इस टर्म विलिंग का मतलब क्या है, आपकी विलिंगनेस, आपकी इच्छा। ठीक है ना, आपको चाहिए या नहीं चाहिए, इसकी जो इच्छा आपके अंदर जागृत होती है वो। और एबल का मतलब एबिलिटी, यानी वेदर यू कैन अफोर्ड इट और यू कैन नॉट अफोर्ड इट। विलिंगनेस इज वन थिंग एंड अफोर्डेबिलिटी इज डिफरेंट थिंग। यू नो, तुमको चाहिए, तुम्हारी इच्छा है, बट यू कैंट बाय इट, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड यू आर नॉट एबल। बट इफ यू आर एबल टू बाय इट, if you are having the capacity, if you are having the money in your pocket which can help you to buy a particular commodity which you actually wished for, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, you are able, you are having the ability, required purchasing power, required money in your pocket at each possible price during a given period of time. So there are four things here: your willingness, your ability, possible price, different many prices, and a period of times. So number of goods or commodities which a consumer is both willing and able to buy at each possible price during a given period of time. So this is a period of time. It's not at a particular point of time, during a period of time. दो बातें हैं, एक तो at a point of time, that is one thing, but we are talking about period of time, यानी एक समय के दरमियान, एक समय के अंतराल में कोई व्यक्ति या कोई कंज्यूमर किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा रखता है और उसको वो खरीद सकता है। ठीक है ना, एट डिफरेंट प्राइसेस, बिकॉज पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्राइस फिक्स ही हो, तो प्राइस जो है ना वो डिफ़र करते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उन सब प्राइसेस पे आपकी एबिलिटी और आपकी विलिंगनेस क्या है किसी भी कमोडिटी को ख़रीदने की, हम उसको ही डिमांड कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मैंने लिखा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, यानी डिमांड के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स भी हैं। इन एसेंशियल एलिमेंट्स को देखते हैं, क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स है। पहला, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, यानी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी। दूसरी, विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंज्यूमर टू बाय द कमोडिटी। और तीसरी बात, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एट ईच गिवन लेवल ऑफ quantity of the commodity and the period of time. So there are four essential items, essential things when we are going for going to have
whenever you are demanding something, you are having a demand for something, तो 4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो होती हैं एक्चुअली में, कि कितनी क्वांटिटी कमोडिटी की आप खरीदेंगे, दूसरी आपकी विलिंगनेस और आपकी एबिलिटी उसको ख़रीदने की, और कमोडिटी की प्राइस क्या है, कमोडिटी की प्राइस एट ईच गिवन लेवल ऑफ क्वांटिटी हमने बोला, यानी कि अगर ज़्यादा खरीदेंगे तो हो सकता है प्राइस कम हो जाए, कम खरीदेंगे तो भाई कोई क्वांटिटी डिस्काउंट नहीं है, ज़्यादा खरीदने पे क्वांटिटी डिस्काउंट हो सकता है। तो उसको, और एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हमने करी कि समय के अंतराल पे, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। तो ये 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। अगले स्लाइड पे चलते हैं। डिमांड फॉर अ कमोडिटी, मैंने लिखा डिमांड फॉर अ कमोडिटी मे बी ईदर विद रिस्पेक्ट टू एन इंडिविजुअल और टू द एंटायर मार्केट। इसको हम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, कि ये जो डिमांड होती है वो 2 तरीके की डिमांड हो सकती है, एक इंडिविजुअल डिमांड हो सकती है और मार्केट डिमांड हो सकती है। अच्छा, मैं जब भी डिमांड की बात कर रहा हूँ मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं कंज्यूमर की बात कर रहा हूँ, जिसको गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए होती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो 2 तरीके की डिमांड हो सकती हैं, एक तो हो सकता है इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा हो सकता है मार्केट डिमांड। अब ध्यान से देखो, जो मेरी डिमांड है, सिर्फ मेरी मैं बोलूँगा ये है इंडिविजुअल डिमांड, लेकिन मेरे जैसे और व्यक्तियों के डिमांड को अगर मैं क्लब कर दूं तो बोलेंगे मार्केट डिमांड। जैसे मान लो कंप्यूटर है या आपका मोबाइल फ़ोन है, एक डिमांड मेरे लिए जो डिमांड है मोबाइल फ़ोन की वो इंडिविजुअली, इफ़ आई एम गोइंग टू बाय अ मोबाइल फ़ोन, दिस इज़ माई इंडिविजुअल डिमांड। बट व्हेन अ पर्टिकुलर मेक, मान लीजिए आईफोन है, आईफोन का मैं जाके खरीदता हूँ, दिस इज़ माई डिमांड, दिस इज़ इंडिविजुअल डिमांड। बट व्हेन द एंटायर आईफोन बीइंग सोल्ड, अब जब एक एक व्यक्ति ने मोबाइल फ़ोन खरीदा और उस सब को हम जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, मार्केट डिमांड। ठीक है, तो इंडिविजुअल मतलब खास एक व्यक्ति का डिमांड, और मार्केट डिमांड मतलब सारे व्यक्तियों को उस पर्टिकुलर कमोडिटी के डिमांड के लिए, वो सारे व्यक्ति जिन्होंने उस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड करा है उन सब को जोड़ दो तो दैट विल बिकम योर मार्केट डिमांड। ऑलराइट, व्हाट आई हैव रिटन हियर, इंडिविजुअल डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी of a commodity that a consumer is willing and able to buy at each possible price during a given period of time. So part of the definition is the same जो demand का definition था, लेकिन part of the definition, the first half of the definition is about individual, is about single person का demand। दूसरा उसी तरीके से अगर market की बात करूं तो यहाँ लिखा मैंने all consumers, what I have taken up, I have written, all consumers. So market demand refers to the quantity of a commodity that all consumers are willing and able to buy at each possible price during a given period of time. ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड। फाइन, तो तुम समझ गए इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। The next slide says what characteristics of demand। डिमांड की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, या आप इसको क्या लिख सकते हो, फीचर भी लिख सकते हो, आप इसको क्या लिख सकते हो, नेचर भी लिख सकते हो। तो इधर इट इज नेचर, फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिमांड। डिमांड के क्या नेचर, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दीज आर द 2 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स और नेचर ऑफ डिमांड। द फर्स्ट वन इज इट इज ऑलवेज डिफाइंड विद रेफरेंस टू प्राइस, and the second one is it is always expressed with reference to period of time। ठीक है ना, so demand is expressed with reference to the time, with the change of time, जब समय बदल जाएगा, मान लीजिए कुछ भी, साल, महीने, दिन, घंटे या कुछ भी अगर बदल जाए तो प्राइस जो है वो हो सकता है कि सेम रहे, लेकिन डिमांड क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। ठीक है ना, प्राइस वही रहेगा, हो सकता है डिमांड चेंज हो जाए। तो 2 बातें हैं, प्राइस की वजह से डिमांड में परिवर्तन होता है, या प्राइस वही रहे लेकिन समय चेंज हो गया, उस वजह से डिमांड में भी परिवर्तन हो सकता है।
तो दो बातें हमने की विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड विद रेफरेंस टू टाइम पीरियड। तो ये दो बेसिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं डिमांड के, याद करना है आपको। दूसरी बात, डिमांड के डिटर्मिनेंट्स, यानी किन किन बेसिस पे डिमांड डिटरमिन होता है। कितना डिमांड होगा, कम डिमांड होगा, ज़्यादा डिमांड होगा, मॉडरेट डिमांड होगा, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड घटेगा, ये किन बातों पर डिपेंड करता है। तो आपको पहले ही बोला आपने कि दो टाइप की डिमांड होती है, इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड। तो इंडिविजुअल डिमांड को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स होंगे कि इंडिविजुअल डिमांड किन बातों पर डिपेंड करती है, और मार्केट डिमांड भी किन बातों पर डिपेंड करती है। जबकि मार्केट जो है दैट इज सम टोटल ऑफ कंज्यूमर, लेकिन सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो जो इंडिविजुअल के फैक्टर्स होंगे वो मार्केट के भी होंगे, लेकिन मार्केट के इससे कुछ और ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि मार्केट की बात हम कर रहे हैं। तो इंडिविजुअल डिमांड के कुछ फैक्टर्स की हम बात करते हैं। तो इन किसी भी इंडिविजुअल डिमांड हो या मार्केट डिमांड हो, इसमें दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं। एक होता है प्राइस फैक्टर, दूसरा होता है फैक्टर्स अदर देन प्राइस। यानी एक होता है प्राइस की वजह से जो डिमांड में बढ़ता घटता है, चेंजेस आती हैं, और दूसरा वो सारे फैक्टर्स जो कि प्राइस नहीं है, प्राइस से अलग कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से भी डिमांड में चेंजेस आते हैं, डिमांड में बदलाव आते हैं, डिमांड में चेंजेस आते हैं। तो जब मैं बात इंडिविजुअल की कर रहा हूं तो मैंने ले लिया एक प्राइस फैक्टर, और जैसे मैंने अभी अभी कहा फैक्टर्स अदर देन प्राइस। जब मैं प्राइस फैक्टर की बात कर रहा हूं ना बंधु, तो सिर्फ प्राइस की वजह से डिमांड का बढ़ना या घटना हम प्राइस फैक्टर कहते हैं। जैसे मैंने लिखा देयर एक्सिस्ट एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। बिल्कुल सही बात, स्टार्टिंग में ही मैंने कहा कि प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटेगी, प्राइस घटेगी डिमांड बढ़ेगी। तो इनवर्स रिलेशनशिप हो गया, अपोजिट रिलेशनशिप है। दूसरी बात वही मैंने यहाँ पर लिख दिया, इट मीन्स एज प्राइस इंक्रीजेज द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल क्या हो जाता है, ड्रॉप कर जाता है। ठीक है ना, और अगर प्राइस आपकी घट जाती है तो सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी बढ़ती है। ठीक है ना, और आप ज़्यादा खरीदते हो। नाउ अदर फैक्टर्स की बात करो तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। जब मैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की बात करता हूँ ना बंधु, तो मैं यहाँ पर दो गुड्स लेता हूँ। रिलेटेड गुड्स दो टाइप की होती हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूट और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कौन से गुड्स? सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरे क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो बॉस, बंधु, मेरे बच्चों, मेरे मित्रों, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दो टाइप की रिलेटेड गुड्स होती है। जब मैं रिलेटेड गुड्स की बात कर रहा हूं तो मैं दो टाइप के रिलेटेड गुड्स बोल रहा हूं, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वो गुड्स जिसके बदले में दूसरा गुड्स प्रयोग में लाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए, अगर बहुत ही पॉपुलर सा मतलब डेफिनेशन है, किताबों में भी लिखा हुआ है, टी कॉफ़ी, कहते हैं टी कॉफ़ी। अगर चाय नहीं है तो चलो यार कॉफ़ी से काम चला लेते हैं। चलो अगर नींबू पानी नहीं है तो पेप्सी से काम चला लेते हैं। ठंडा पानी नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, ठंडा पानी भी है, चाय नहीं है तो कॉफ़ी से काम चला लेते हैं। ठीक है ना, कॉफ़ी नहीं है तो चाय से काम चला लेते हैं, सब्स्टिट्यूट्स हैं। पेन नहीं है, चलो यार बॉल पेन से काम, निब वाला पेन नहीं है, इंक पेन नहीं है, चलो यार बॉल पेन से काम चला लेते हैं। समझ में आ रही बात? तो ये क्या हो गए? सब्स्टिट्यूट्स हो गए। एक की जगह दूसरे का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम सब्स्टिट्यूट्स कहते हैं। अब सब्स्टिट्यूट्स में क्या होता है, देखिए इसमें कैसे उनके प्राइसेस, फैक्टर्स अदर देन प्राइस, सब्स्टिट्यूट्स में क्या चीज़ होती है उसको समझना है। समझ रहे हो? उसको समझना है अच्छे से, जो मैं बोल रहा हूँ उसको बढ़िया समझना है। अब देखो, जैसे मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूट्स में कॉफ़ी ले लो और टी ले लो।
अगर मैं ये कहता हूँ कि यार कॉफ़ी ले लो और टी ले लो, तो मैं क्या कहता हूँ, अगर कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी बॉस। क्या हो जाएगी? अगर इसकी प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि डायरेक्ट जो प्राइस का रिलेशन होता है ना, वो डायरेक्ट होता है। समझ गए कि अगर हमारा मेन तुम्हारा कॉफ़ी है, अगर कॉफ़ी की प्राइस बढ़ गई तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, लोग कॉफ़ी कम खरीदेंगे। इसका उल्टा, अगर कॉफ़ी की प्राइस घट गई और टी की प्राइस वहीं पे है तो लोग टी से शिफ्ट होकर के कहाँ चले जाएंगे, कॉफ़ी पे चले जाएंगे। तो इसका जो होता है ना, डिमांड डायरेक्ट होता है। समझ में आ रही है बात? डायरेक्ट डिमांड होता है, यानी कि प्राइस के हिसाब से ये डायरेक्ट डिमांड होता है। ओके, तो सब्स्टिट्यूट्स में जो प्राइस इफेक्ट होता है वो डायरेक्ट होता है। दूसरा हमने ले लिया कॉम्प्लीमेंट्री। मित्रों, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है कि एक के बगैर दूसरा रह ही नहीं सकता। एक के बगैर दूसरा रह ही नहीं सकता। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, एक के बदले दूसरा। ये नहीं है तो चलो इससे काम चला लो। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब भाई तू नहीं है तो मैं भी नहीं रहूँगा, मैं कहाँ से रहूँगा, मेरा फिर क्या रोल है। जैसे अगर आपके पास में पेट्रोल तो है बट कार नहीं है, तो पेट्रोल का क्या करोगे यार, कहाँ डालोगे पेट्रोल, है ना। तो पेट्रोल है पर कार नहीं है। अच्छा सर, बैटरी है तुम्हारे पास, बैटरी है लेकिन टॉर्च ही नहीं है, टॉर्च नहीं है तो बैटरी का क्या करोगे, है ना। समझ में आ रही बात? तो इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है ये देखो, अगर मान लो पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बंधु क्या हो गई, बढ़ गई। मान लो पेट्रोल की प्राइस जो है ना वो इंक्रीज कर गई, तो भैया कार की डिमांड भी घट जाएगी। कहेंगे यार बाद में खरीदेंगे, बहुत महंगा है पेट्रोल, कहेंगे बहुत महंगा है पेट्रोल, बाद में खरीदेंगे यार कार। तो आप क्या करते हैं, अपने डिसीजन को अभी के लिए मुलतवी कर देते हैं, अभी आप डिसीजन नहीं लेंगे कार खरीदने की। ऑलराइट, है ना। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, यानी यहां पर क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? यहां प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है कि अगर प्राइस कॉम्प्लीमेंट्री की बढ़ गई तो जो दूसरी गुड है, कॉम्प्लीमेंट्री में दो होते हैं, तो जो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री है उसकी डिमांड घट जाएगी। इनवर्स होता है। अंडरस्टूड? तो आप प्राइस समझ गए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब मित्रों देखो, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस है उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी, और प्राइस तो वहीं पे है, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। कंज्यूमर की इनकम बढ़ी यानी उसकी परचेजिंग पावर बढ़ी, प्राइस में कोई चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर और ज़्यादा डिमांड करेगा, लेकिन अगर उसकी इनकम घट जाएगी तो वो डिमांड कर पाएगा क्या, उसके डिमांड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई है। अब इस इंक्रीज इन इनकम का प्रभाव डिफरेंट गुड्स पे डिफरेंटली पड़ता है। इसको हम ऐसे समझें कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में हम लोग क्या करते हैं, दो टाइप की गुड्स ले लेते हैं दोस्त। एक ले लेते हैं हम लोग जो पुअर क्वालिटी के गुड्स हैं, पुअर क्वालिटी के गुड्स हैं, और एक हम कहते हैं जी नॉर्मल गुड्स हैं। ठीक है, एक हम कहते हैं पुअर क्वालिटी के गुड्स हैं, दूसरा हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स हैं। अब मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो क्या होगा, पुअर क्वालिटी की गुड्स की जो डिमांड होगी ना बॉस, पुअर क्वालिटी के गुड्स की जो डिमांड होएगी वो तुम्हारी, जो पुअर क्वालिटी के गुड्स की डिमांड होएगी वो तुम्हारी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पुअर क्वालिटी के गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, डिमांड तुम्हारी फॉल कर जाएगी ना। अगर तुम्हारी इनकम बढ़ गई, मैंने कहा इनकम ऑफ द कंज्यूमर अगर इंक्रीज कर गई तो पुअर क्वालिटी के गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी, लेकिन नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यस, क्योंकि अब तुम पुअर क्यों खरीदोगे, तुम्हारे पास तो अब पैसे हैं, तो तुम अब पुअर क्वालिटी की गुड्स नहीं खरीदोगे या ब्रांडेड कपड़े पहनोगे। अब तुम फुटपाथ पर से कपड़े नहीं खरीदोगे, अब तुम ब्रांडेड कपड़े खरीदोगे। करेक्ट? तो इस तरीके से इनकम ऑफ द कंज्यूमर का तुम कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। अच्छा देखो, बार बार तुम्हारे क्या होते हैं, टेस्ट बदल जाते हैं,
आज ये अच्छा लगता है तो कल वो अच्छा लगने लगता है। प्रेफरेंस तुम्हारे बदल जाते हैं, मौसम के हिसाब से प्रेफरेंस बदल सकते हैं, तुम्हारे अपने मन के हिसाब से तुम्हारे प्रेफरेंसेस कल कुछ थे और आज कुछ भी हो जाएंगे। तो इस तरीके से टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस बदलने की वजह से डिमांड बढ़ सकता है और घट सकता है। और जो मैंने चौथी बात कही वो कही एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। अगर तुमको आज ये लगे कि कल को दाम बढ़ने वाले हैं तो डिमांड आज ज़्यादा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। किसी भी चीज़ का जिसका तुम रेगुलर इस्तेमाल करते हो, अगर उस चीज़ का तुमको लगे कि कल को प्राइस बढ़ने वाला है तो तुम आज क्या करोगे, उसकी डिमांड ज़्यादा करोगे, ज़्यादा खरीद करके स्टोर कर लोगे। या तुमको ये लगता है कि यार बाद में खरीदेंगे क्योंकि बाद में इसके दाम घटने वाले हैं, तो अगर तुमको लगता है कि फ्यूचर में इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं तो तुम आज खरीद करके स्टोर कर लोगे, तो आज डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर तुमको लगता है फ्यूचर में इसके प्राइस घटने वाले हैं तो तुम्हारी डिमांड क्या होगी, कल पे शिफ्ट हो जाएगी। तुम कल डिमांड करोगे, आज तो डिमांड घट गई ना। यस, सो इस तरीके से ये इफेक्ट करता है प्राइस फैक्टर और फैक्टर्स अदर देन प्राइस। डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड, वो तो इंडिविजुअल डिमांड था, अब हम मार्केट डिमांड की बात करेंगे। तो जो इंडिविजुअल डिमांड थे ना वो सारे के सारे रहेंगे। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होंगी जिसको हम 3 और चीज़ें इसमें जोड़ेंगे। एक तो जोड़ेंगे साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। भाई मार्केट डिमांड डिपेंड करता है साइज और कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। अगर तुम्हारी पॉपुलेशन की साइज बढ़ गई तो डिमांड बढ़ जाएगी। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब यानी डेमोग्राफिक कंडीशन की बात हम करते हैं। मान लो अगर महिलाओं की संख्या बढ़ गई तो महिलाओं के ज़रूरत के सामान जो होते हैं वो उसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी। अगर पुरुषों की संख्या बढ़ गई तो पुरुषों के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं की डिमांड क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगे, है ना। जो चीज़ें उपयोग में पुरुष लाते हैं यानी कि मेल जो है वो जिन चीज़ों का प्रयोग करता है, यूज़ करता है, उन चीज़ों के डिमांड जो है वो बढ़ जाएंगे। ऑलराइट, तो दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। व्हाट आई हैव रिटन, मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज अफेक्टेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री। Increase in population raises the market demand, while decrease in population reduces the market demand. दूसरी बात सीजन एंड वेदर की बात करी हमने। सीजन बदल जाएगा, अभी बरसात का मौसम आने वाला है तो छतरी की डिमांड बढ़ जाएगी। गर्मी का मौसम है तो कैप की डिमांड बढ़ जाएगी। सर्दी का मौसम आएगा, जैकेट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। उस समय छतरी की डिमांड नहीं होती, समझ रहे हो। तो जैसे सीजन या वेदर चेंज होगा मार्केट डिमांड में बदलाव आएगा। ओके, सो ड्यूरिंग विंटर्स डिमांड फॉर वुलन क्लॉथ्स एंड जैकेट्स इंक्रीजेस, whereas मार्केट डिमांड फॉर रेन कोट एंड अम्ब्रेलाज इंक्रीजेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन। एंड दूसरे सीजन में फिर अगर मैं विंटर की बात करूँ वहाँ पर अम्ब्रेला या रेन कोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ डिमांड कम रहेगी। और अगर मैं विंटर सीजन, अगर मैं रेनी सीजन में बात करूँ या समर सीजन में बात करूँ तो जो विंटर में पहनने वाले क्लॉथ्स हैं या जिन चीज़ों की ज़रूरत विंटर में होती हैं वो उनकी डिमांड समर सीजन में या रेनी सीजन में नहीं होगी। समझ में आ रही बात। तो इस तरीके से चेंज होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है। जब मैं बात डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की करूँ ना तो तुम समझ लो कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात मैं करने वाला हूँ। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, मान लो अगर इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो यानी सबके पास पैसे हों, सबकी कमाई हो रही हो, तो क्या होगा कि डिमांड ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, डिमांड क्या होगा, ज़्यादा होगा। सबके पास पैसे होंगे, सब डिमांड करेंगे, सब मांगेंगे, नॉर्मल गुड्स की डिमांड करेंगे। सबके पास पैसे हैं, सबकी डिमांड रहेगी, सब डिमांड करेंगे। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अनइवन हो, इम्बैलेंस हो, मतलब कुछ लोगों के पास तो खूब सारे पैसे हों और कुछ लोगों के पास कम हो या नहीं हो, तो वो जो कुछ ही लोग थे जिनके पास सारे पैसे थे, डिमांड वहाँ हुई तो डिमांड क्या होगी, सिर्फ उतने लोगों ने ही डिमांड करी, डिमांड क्या होगी, घट गई ना। लेकिन अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हम सब के पास पैसे हैं तो हम सब मांग करेंगे, हम सब मांग करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। अब मान लो एयर कंडीशनर्स का ले लो, फ्रिज का ले लो, या कंप्यूटर्स का ले लो, मोबाइल फ़ोन का ले लो, या कोई भी एक्सपेंसिव गैजेट्स का ले लो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का ले लो। उसमें हुआ क्या कि सबके पास पैसे आ गए
तो सबने लोगों के पास जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा बढ़ा, हमारे देश में इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन का जो फैलाव हुआ है वो थोड़ा बड़ा हुआ, वाइडर हुआ तो पैसे वाइडर लोगों के पास गए, ज़्यादा लोगों के पास गए। जब ज़्यादा लोगों के पास गए तो ज़्यादा डिमांड होनी शुरू हो गई। ठीक है, तो तुमको समझ में आ गया डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या है, या इंडिविजुअल डिमांड क्या है, या मार्केट डिमांड क्या है। ठीक है, या मार्केट डिमांड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, इंडिविजुअल डिमांड किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिमांड के दो फैक्टर्स हमने बताए, प्राइस फैक्टर और नॉन प्राइस फैक्टर्स। प्राइस फैक्टर तो प्राइस की वजह से घटता बढ़ता है, नॉन प्राइस फैक्टर मतलब हमने कहा कि भाई चलो नॉन प्राइस फैक्टर में हम ले लेते हैं रिलेटेड गुड्स, जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में बात करी। सब्स्टिट्यूट्स के बारे में बताया कि एक दूसरे की जगह इस्तेमाल हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री के बारे में बताया जो एक के बगैर दूसरा रह ही नहीं सकता। वहाँ पर प्राइस का क्या रूल होता है और किस हिसाब से डिमांड बढ़ती हैं या घटती हैं। तो सब्स्टिट्यूट्स में मैंने बोला कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, और मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। सब्स्टिट्यूट में अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स के दाम बढ़ गए है ना, तो जो दूसरा गुड्स है उसके बदले में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। समझ गए। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट्री जो है उसके प्राइस बढ़ गए तो जो मेन गुड है ना उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कार और पेट्रोल का एग्जांपल दिया आपको मैंने। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलिए, तो इस प्रकार से आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। हम इतने ही कॉन्सेप्ट को समझते हैं, डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, सिर्फ इन चीज़ों को, डिटर्मिनेंट्स, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, सिर्फ इन बातों को समझते हैं। बहुत ही फंडामेंटल सी चीज़ है। इसके बाद हम लोग डिमांड फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व के फिर बारे में सारी बातें करेंगे, और फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, और फिर उसमें हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, उसमें हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तो तमाम चीज़ें हम लोग करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, आगे के लेक्चर्स का वेट करना पड़ेगा, और आने वाले दिनों में हम आपको ये सब लेक्चर्स या ये सब वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, यानी ये कंटेंट आपको पसंद आया हो, तो यार कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। तुम सब्सक्राइब करके रखोगे तो तुम्हारा ही फ़ायदा है। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट हम तुमको डिलीवर करते हैं, तो तुम उससे तुम्हारा एकेडमिक फ़ायदा होगा। ये सिर्फ 11th क्लास में ही नहीं, कई सारे जगहों पे, जहाँ कहीं भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहाँ पर आपको डिमांड पढ़ना होगा। तो डिमांड हर जगह है, हर जगह आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो पढ़ना जरूरी है। सिर्फ 11th क्लास के बच्चों के लिए नहीं है, हर जगह इसकी आवश्यकता होती है, तो कोई भी इसको पढ़ सकता है। बड़ा ही नॉर्मल से जनरल सा टॉपिक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, एंड जय हिंद, जय भारत।